कैमरा एक्शन। दोस्तों नमस्कार। नसीब से मिला जो ये तेरा साथ है, हर पल मेरे होठों पे तेरी ही बात है। अधूरा था मैं अब पूरा हुआ, जब से तू मेरा हो गया। बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत आइए आज सुने। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। शायर और गीतकार A.M. तुराज से फिल्मी गपशप। आपसे बातचीत की है राजश्री त्रिवेदी ने। ओ खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ, तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। कितने हसीन ख्वाब दिखाती है जिंदगी, नींद गई फिर बैठकर पछताती है जिंदगी। हर उम्र के अपने सपने हैं महल बना लेने के, हर उम्र की अपनी खामोशी भी है जो बताती है स्वादे जिंदगी। जिंदगी और जिंदगी के जायके। चलिए मिलते हैं इस दिल अजीज शायर से जो लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं अपनी शायरी से, गीतों से, अपने अंदाज से। नमस्कार श्रोताओं, आज स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं फिल्म पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, गुजारिश और इन जैसी हिट फिल्मों के गीतकार और मशहूर शायर और स्क्रिप्ट राइटर श्री A.M. तुराज। विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है तुराज साहब। जी, सबसे पहले तो विविध भारती का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस प्रोग्राम के जरिए जो है वो आप मेरे सुनने वालों तक, अपने सुनने वालों तक आप मुझे पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम सुनने वालों को नमस्कार। तुराज साहब, मुजफ्फरपुर के एक छोटे से गांव संभल हेड़ा में आपका जन्म हुआ। पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई, लेकिन उर्दू आपने सीखी। बातचीत की भाषा क्या थी वो आप हमें बताएंगे वहां पर, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि उर्दू ही बोलते होंगे घर में जी। लेकिन तुराज को ये कब समझ में आया, ऐसा क्या हुआ कि कविता शायरी आपको कहीं आकर्षित करने लगी, प्रेरित करने लगी आपको, और आपने उससे पढ़ना लिखना सीखा और आपको अच्छा लगने लगा वो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि एक छोटा सा करेक्शन है कि मेरा जो शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, वो मुजफ्फरपुर नहीं मुजफ्फरनगर है। जी जी जी, जी। तो एक तो ये, और मैं मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव संबलहेड़ा से बिलोंग करता हूँ जी, वहां का रहने वाला हूँ। और वहां जैसा कि आपने कहा कि क्या जबान थी उस वक्त शायरी की, या मतलब हमारी जो बोलचाल थी, तो बिल्कुल ये आपने सही कहा कि मैं एक ऐसी जगह पैदा हुआ जहां पे ऐसी जबान बोली जाती है जो हमारी हिंदुस्तानी जबान है और हिंदी है, हिंदी उर्दू मिक्स, जो यहाँ फिल्मों में, यूं कह लीजिए मैं इसलिए लकी हूं कि वहां वो जबान बोली जाती है जो यहाँ फिल्मों में यूज होती है। तो मुझे बहुत ज्यादा यहाँ आने के लिए कुछ अलग से जबान सीखनी नहीं पड़ी। और रही बात शायरी की, चूंकि शायरी जब इंसान करता है तो उसको एक जबान जो है अपने क्राफ्ट के लिए वो एक डिसाइड करनी होती है, तय करनी होती है। तो मैंने उर्दू उसमें तय की, और उर्दू भी क्या, उसे आप हिंदी कह लीजिए, हिंदुस्तानी जबान जो आम फहम जबान है, जो हर जगह बोली जाती है, फिल्मों में बोली जाती है खास तौर से, तो वही मैंने शायरी में रखी। और हाँ, उसके लिए चूंकि मैं हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई की, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी उर्दू कुछ सीखी है, जो खास तौर से जो मेरा तलफ्फुज था वो मैंने थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की। और उर्दू भी फिर मैंने काफी थोड़ा सा लिखना पढ़ना भी सीखा। लेकिन पोइट्री की तरफ कैसे ध्यान, पढ़ते थे आप या किसी को पढ़ते सुने देखा, क्या कैसे हुआ? देखिए, पोइट्री से मेरा जो ताल्लुक है वो बचपन से है, क्योंकि मेरे वालिद साहब उर्दू पढ़े लिखे हैं, वो पोइट्री वगैरह सुनते थे, तो मेरा एक ताल्लुक रहा। और जब मैं वहां पे था और मेरी उम्र तकरीबन
जो है वो 17 या 18 साल हुई होगी। बॉम्बे आने के ये मैं आपको 1-1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस वक्त ये हुआ कि मेरे आसपास और मेरे साथ और कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जिनसे मैं खुश नहीं था या जिनके बारे में मुझे कुछ कहना था। तो मैं चूंकि छोटा था और छोटा मुंह बड़ी बात थी वो उनके बारे में कुछ कहना, और वहां ऐसे अब हर जगह आजकल कोई किसी की सुनता नहीं है। तो मैं एक्चुअली लोगों को कुछ सुनाना चाहता था, बताना चाहता था कि मैं कैसा फील करता हूं और मैं क्या चाहता हूं। तो वो मुझे लगा कि शायरी लोग सुनते हैं, जब किसी की कोई नहीं सुन रहा होता तब भी लोग शायरी सुन रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि इससे बेहतरीन मीडियम और माध्यम तो कोई है ही नहीं अपनी बात पहुंचाने का, जो मैं फील कर रहा हूं, जो मेरे साथ हो रहा है और जो मेरे आसपास हो रहा है। तो मैंने शायरी शुरू की कि मैं इसमें अपनी बात कहूंगा, तो इसमें लोग, मेरा जो कद है या जो मेरी उम्र है, लोग वो नहीं आंकेंगे, मेरी बात ही जो है वो उसी का एक वजूद होगा, मेरा वजूद कुछ नहीं होगा। तो मैंने शायरी शुरू की और थैंक गॉड के लोगों ने वो बात मेरी सुननी शुरू की। और मुझे जब लगा कि मैं वाकई अब ये बात मैं और ज्यादा लोगों से कह सकता हूं, तो फिर मैं मुंबई की तरफ आ गए। तो बचपन को कैसे याद, गांव का स्कूल, अध्यापक, अभिभावक, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी, मतलब एक पूरा कुनबा होता है। और मुंबई जहां बिल्कुल आप सिमट के एक छोटी सी जगह पे होते हैं और आसपास के पड़ोसी को भी आपसे कोई मतलब नहीं होता, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं स्वप्न नगरी है। तो बचपन के बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी कि तुजार का बचपन कैसा था? देखिए, बचपन बिल्कुल नॉर्मल था जैसा वहाँ सबका होता है। कितने भाई बहन? हम तो जो हैं वो 10 भाई बहन हैं जी, और उसमें 6 भाई हैं मेरे और 4 बहनें हैं। और काफी भरा हुआ हमारा परिवार है, आज भी है, ऊपर वाले का करम है, शुक्र है। और मेरा जो परिवार है, जो मेरा खानदान है, वो भी बहुत बड़ा है। उसमें आज की तारीख में मेरे ख्याल से यूं कह लीजिए कि 1-2 हजार लोग होंगे। तो बड़ा परिवार है और मैं उसमें पला बढ़ा और घर पे खेती होती है। तो बड़ा ही एक खुलापन और एक वहाँ का जो सिस्टम है वेस्टर्न यूपी का, वो सब था उस कल्चर में, और मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। और देखिए, लोग कहते हैं कि वो छोटी जगहें हैं और यहाँ ये बड़ी जगहें हैं, लेकिन वहाँ पे जैसा कि आपने कहा कि वहाँ की दुनिया बड़ी थी, जगह छोटी थी लेकिन दुनिया बड़ी थी। और यहाँ की जो है वो जगहें बड़ी है और दुनिया छोटी है। तो ये एक फर्क मैंने, और इसमें मैंने एक शेर भी कहा, अगर आप कहें तो मैं शेर कहूं। मेरी एक गजल है कि हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है, तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है। वो शेर वो ये था कि मैंने एक वो छोटी दुनिया में और बड़ी दुनिया में जो फर्क महसूस किया, उस पे मैंने शेर कहा था कि हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है, तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है। हमारे गांव के लड़के भी कितने सादा हैं, हमारे गांव के लड़के भी कितने सादा हैं, हमारे गांव में अब भी परी निकलती है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे गांव में अब भी परी निकलती है। मुशायरों में कब शिरकत करना शुरू किया आपने? जी, मुशायरों में मैंने, जब मैं वहां, मैंने बताया कि कुछ 17.5 या 18 साल की उम्र में मैंने शेर कहने शुरू किए थे, या कुछ उससे पहले कह लीजिए। तो तभी मैंने जो है वो छोटे छोटे मुशायरे, नशिस्तें वो जो है पढ़नी शुरू कर दी थी वहां पे। और उनमें पढ़ते पढ़ते ही लगा मुझे कि अब मुझे जो है वो इसी के लिए जीना है और यही करना है। और फिर एक ये भी था कि मुझे घर वालों के भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं, तो मुझे वो भी पूरे करने हैं। तो वो सिर्फ मुशायरों में तो होंगे नहीं, इतनी मुझे भी पैसा कमाना है, कुछ आगे बढ़ना है, बड़ा करना है, घर वालों की और अपने तमाम लोगों की, फैमिली वालों की मदद करनी है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे वहां जाना चाहिए जहां ये सब चीजें जो है मुहैया हो सकती हैं और जहां ये मंडी है। यकीन करें कि उस दिन ये मंडी जो है शब्द वो मेरे जहन में आया था कि जहां पर राइटिंग की मंडी है, मुझे वहां जाके काम करना है, ताकि मैं बहुत ज्यादा अर्न भी कर सकूं और बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और मैं बहुत ज्यादा अपने लोगों की हेल्प कर सकूं। बहुत बढ़िया। चलिए, आप तो गीत लिखते हैं, हम यहाँ पर आपकी पसंद का एक गीत अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे। सर, ये गीत सुनते हैं।
रूबरू हो गए, जो मांगी थी, जो मांगी थी, उस दुआ से गुफ्तगू हो गए। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, तेरा शुक्रिया। आज इबादत रूबरू हो गई। बहुत ही सुंदर गीत सुनवाया आपने। हीरा मंडी में एक बहुत ही खूबसूरत सी गजल है आपकी, मैं चाहती हूँ कि यहाँ आप हमारे श्रोताओं के लिए उसको विस्तार। जी बहुत शुक्रिया। मैं सोच रहा था कि ये बात कब आएगी, क्योंकि हीरा मंडी में मैंने एक छोटा सा रोल किया है शायर नियाजी का, और वो गजल जो मैंने पढ़ी है वो मैंने संजय जी से यही कहा था कि जी गजल मैं अपनी पढ़ूंगा तब मैं ये रोल करूंगा। तो मैंने लिखी उसके लिए स्पेशल, और वो गजल मैं चाहूंगा कि मैं पढ़ूं कि पहले जिगर के खून से ज़बां की वजू करो, पहले जिगर के खून से ज़बां की वजू करो, फिर उसके बाद इश्क पे तुम गुफ्तगू करो। क्या बात। फिर उसके बाद इश्क पे तुम गुफ्तगू करो। और फिर शेर था कि होगी नमाज़े इश्क अदा कैसे बिन सनम, इजहार इश्क है ये इसे रूबरू करो, इजहार इश्क है ये इसे रूबरू करो। और मिलते हैं इश्क में ये खजाने नसीब से, मिलते हैं इश्क में ये खजाने नसीब से, जख्मों पे जिक्र यार से हंस के रफू करो, जख्मों पे जिक्र यार से हंस के रफू करो। और आखिरी शेर इसका कि दर्दे जुदाई सुन्नते मजनू है इश्क में, दर्दे जुदाई सुन्नते मजनू है इश्क में, तुम भी नियाज, वहां मैंने नियाज पढ़ा लेकिन यहां मैं तुराज पढ़ूंगा कि दर्दे जुदाई सुन्नते मजनू है इश्क में, तुम भी तुराज इसको अदा हू बहू करो, तुम भी तुराज इसको अदा हू बहू करो। बहुत सुंदर। आपकी ये गजल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोता भी सुने। मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। अच्छा जी बहुत शुक्रिया। ये गजल मेरी खुद बहुत पसंदीदा है, मैं इसके कुछ शेर पढ़ देता हूँ कि ठहरा हुआ ख्याल हूँ आजाद कर मुझे, ठहरा हुआ ख्याल हूँ आजाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। और फिर शेर था कि क्या अपने आप अपना तारुफ तुझे मैं दूं, तारुफ इंट्रोडक्शन, क्या अपने आप अपना तारुफ तुझे मैं दूं, मेरे करीब आके तू इजाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। और खास शेर इसका कि मेरा वजूद देख के खुद तू भी रो पड़े, मेरा वजूद देख के खुद तू भी रो पड़े, इस बार इस अदा से तू बर्बाद कर मुझे, इस बार इस अदा से तू बर्बाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। और शेर खास इसका ये कि कब तक लिए फिरूंगा मैं कांधों पे ये सलीब, कब तक लिए फिरूंगा मैं कांधों पे ये सलीब, मुझको ज़मीं में गाड़ या आबाद कर मुझे, मुझको ज़मीं में गाड़ या आबाद कर मुझे। और शेर आखिर मख्ता के तन्हा न लिखी जाएगी शीरी की दास्तां, शीरी फरहाद वाली शीरी, कि तन्हा न लिखी जाएगी शीरी की दास्तां, इस किस्सा तुराज में फरहाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। बहुत शुक्रिया। एक गाना है हीरा मंडी का ही, उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। देखिए इसमें आजादी के ऊपर एक गाना है जी। तो ये गाना इस पूरी वेब सीरीज में मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस गाने में मुझे वो मौका मिला जो मुझे बाकी गानों में नहीं मिला। हमारे हिंदुस्तान की, क्योंकि आजादी हमारे हिंदुस्तान की ही थी और हम उसी की बात करेंगे, तो आजादी में एक बड़ा हिस्सा, आधा मतलब हमारी आबादी का उस वक्त का आधा हिस्सा जो फीमेल का था जी, वो कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया। जितने भी आजादी पे फिल्में बनी, जितने भी गाने बने, जितनी गाथाएं हमने सुनी आजादी की, उसमें फीमेल का जिक्र उतना नहीं है जितना होना चाहिए था।
क्योंकि वो आधी आबादी थी उस वक्त हिंदुस्तान की, और आज भी हर जगह की आधी आबादी फीमेल होती है लगभग, तो उतना हिस्सा नहीं मिला उसको जितना उसको आजादी में मिलना चाहिए। तो इस गाने के थ्रू मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसमें कंट्रीब्यूशन किया और मैंने उस हिस्से को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें जो एक पर्टिकुलर एक कुछ अलग काम करने वाली औरतों का हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आजादी से इसका ताल्लुक बिल्कुल नहीं है कि कोई हिंदू है या मुसलमान है या कोई बिजनेसमैन है या कोई मजदूर है या कोई दूसरा काम करता है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आजादी का ताल्लुक सिर्फ उससे है, कोई कुछ भी करता हो, कि उसका आजादी में कितना रोल रहा है। बिल्कुल। तो उनके थ्रू हमें, उन फीमेल्स के थ्रू एक उस फीमेल का हिस्सा रखने की मैंने कोशिश की उस पूरे गाने में। जब आप सुनेंगे उसको, उसमें कुछ लाइनें हैं, जैसे पहला अंतरे में मैंने लाइनें उसमें रखी हैं कि मिट जाएगा नाम इस जुल्मत का, लहराएगा परचम मोहब्बत का, शहरों शहरों गांव गांव हमें इश्क आबादी देखनी है, हम सुबह आजादी देखनी है। तो वो जो इश्क आबादी है, तो इश्क की जो आबादी है, इश्क को जो पैदा करती है वो फीमेल करती है। वो जो है कभी बेटे के रूप में और कभी बेटी के, कभी हस्बैंड के, कभी बाप के, मतलब जो फीमेल है वो सरापा मोहब्बत का प्रतीक है और वो मोहब्बत को ही जन्म देती है और मोहब्बत को एक जनरेशन, एक नस्ल बनाती है। और जैसा उस गाने के दूसरा जो अंतरा है उसमें भी देखिए कहीं ना कहीं मैंने वो पूरा फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि भारत माँ की अजमत को हमें बनते शहजादी देखनी है। तो भारत माँ भी फीमेल जेंडर है और अजमत यानी रेस्पेक्ट वो भी फीमेल जेंडर है और शहजादी जो है वो तो फीमेल जेंडर है ही, और इतनी प्यारी चीज होती है शहजादी जब हम यूज करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मैंने वो एक हिस्सा रखने की कोशिश की है जो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ एक अच्छा काम करने की कोशिश की और मैं उसे कर पाया। और थैंक यू संजय लीला भंसाली जी का यहाँ पे कि उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। आप गीत लिखते हैं, लेकिन आपको भी और लेखकों के, शायरों के या गीतकार के गीत जरूर पसंद आते होंगे। आपके सबसे पसंदीदा गीतकार कौन? देखिए, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें और गीतकारी की बात करें सिर्फ, तो मेरे सबसे पसंदीदा जो गीतकार हैं वो आनंद बख्शी साहब हैं। अच्छा। जी हाँ, उन्होंने एक्चुअली फिल्म की राइटिंग क्या होती है वो मैंने उनसे सीखा, क्योंकि वो इंसान ऐसे राइटर थे, ऐसे लिरिसिस्ट थे कि वो फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखते थे गीतों में, और फिल्मी गीतकारी उनसे बेहतर, मुझे ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे उनसे अच्छी नहीं लगी। और दूसरा नाम जब फिल्मी राइटिंग से आता है तो वो साहिर लुधियानवी साहब। ये दो लोग मेरे फेवरेट लोग हैं, क्योंकि साहिर साहब ने गानों में एक अलग चीज डाली जिसे हम शायरी कहते हैं। तो इसलिए ये दोनों साहब जो हैं वो मेरे लिए बहुत अजीज हैं और मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे लगता है कि जो आनंद बख्शी थे, उनके गीतों में फिल्मों के नाम जरूर होते थे। जिस भी फिल्म का गीत वो लिखते थे, मुझे लगता है कि वो शायद इकलौते ऐसे लिरिसिस्ट थे जिनकी ये खूबी थी कि अगर आपकी कसम फिल्म का नाम है तो उनके किसी एक गीत में जरूर आपकी कसम वो लाइन जरूर आएगी। जी बिल्कुल, आपने जैसे देखिए मेरी बात को आगे बढ़ाया कि वो इंसान, वो एक ऐसे राइटर थे कि वो, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि वो फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखते थे और वो सीन लिखते थे गाने में, जो हम नहीं कर पाते अभी भी। कहीं ना कहीं मैं वो क्राफ्ट सीख रहा हूं कि ये कैसे आ सकता है और उसमें मेरी शायरी भी रहे। तो ये बड़ा कमाल था उस राइटर में, इसलिए मैं उनका फैन हूँ। तुराज साहब, ये तुराज या तराज, इसकी क्या कहानी है? जी, तराज की कहानी देखिए, जब मैंने राइटिंग शुरू की, शायरी शुरू की, वहां पे जब मैं था, तो अब मेरा नाम, क्योंकि मख्ते में नाम भी आता है शायर का, तो वो मेरा नाम थोड़ा लंबा है, तो इसलिए मैं एक ऐसा, और उसमें इतनी एक रवानी वाला नाम शायरी में जो बहुत आसानी से आ सके, क्योंकि शायरी में बड़े पैरामीटर्स होते हैं, बहरे होती हैं और बहुत सारे रुकन होते हैं। तो ये था कि एक ऐसा नाम जो छोटा भी हो और जिसके मीनिंग भी बहुत कमाल के हो। हालांकि मेरे नाम के मीनिंग भी कमाल के हैं, और ये था, तो मैं वो ढूंढ रहा था और फिर मुझे वो नाम मिला। तराज है एक्चुअली, तुराज तो इसको मैंने किया है। तो ये तराज किसने ये नाम आपके लिए चुना? हाँ, ये देखिए, ये गांव में ही मेरे वालिद के एक दोस्त थे, तो जिनसे आपने उर्दू भी सीखी, जुबान सीखी। मैंने उनसे थोड़ी बहुत उर्दू भी सीखी, थोड़ी बहुत शायरी भी उनसे सीखी, तो ये उन्होंने ढूंढ के मुझे नाम दिया था और वो नाम मुझे इतना अच्छा लगा और यहाँ भी लोगों को बड़ा अच्छा लगा। और इसके मायने में बताता चलूं, जरूर। यहाँ पे इसके मायने हैं नक्श निगाह, यानी अपनी छाप छोड़ देने वाला, अप्रतिम। जी हाँ, ये बिल्कुल, और अनफॉरगेटेबल भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसका एक ये भी था, और फिर छोटा नाम है, तो मैंने कहा गानों में भी थोड़ा हम इसको, क्योंकि यहाँ पे एक क्रेडिट का भी चक्कर रहता है कि और भी बहुत लोगों के पोस्टर पर नाम आते हैं, तो अगर आपका नाम इतना बड़ा है कि वो आधे पोस्टर पर अकेले का ही आ गया, तो बाकी लोगों का नुकसान हो सकता है उसमें, तो मैंने वो भी बचाया। देखिए, शायरी सुनना पसंद करना ये एक बात है, और उसको अपना व्यवसाय की तरह ले लेना ये एक अलग बात है।
छोटे शहरों में, हमारे घरों में, छोटे शहर क्यों हम कहें कि आज भी लोगों को लगता है कि लिखना एक प्रोफेशन नहीं हो सकता। तो आपके लिए मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव से मुंबई आ जाना कोई आसान सफर तो नहीं रहा होगा, और लोग ये नहीं समझ पाते हैं, और अब्बू भी इसके खिलाफ थे। वो जरूर चाहते होंगे, जमीनें बहुत थी, जमींदार थे, तो कुछ उस तरह के ही काम में लगे, उनका हाथ बटाएं। तो क्या उनका सपोर्ट था थोड़ा भी? वो खुश थे, या अम्मी खुश थी, या घर के और लोग कि भाई ये तो बिल्कुल नई चीज चाह रहा है जिसमें कोई ठौर ठिकाना, जिसे कहते हैं कि एक जो आश्वस्त होते हैं लोग कि हाँ इतना पैसा महीने का आ जाएगा तो एक आराम से जिंदगी हो सकती है, लेकिन एक संघर्ष, पता नहीं, जो आपके शेर व शायरी में भी, आपकी गजलों में झलकता है कि पता नहीं कल क्या है, मंजिल कहाँ है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जब अब्बा देखिए पोएट्री सुनते थे और मैंने उन्हीं की वजह से पोएट्री में मेरा इंटरेस्ट हुआ, लेकिन जब मैंने ये सोचा कि मैं फुल टाइम जॉब इसे बनाऊं और मैंने शायरी शुरू की, तो अब्बा अचानक थोड़े से इसके सख्त खिलाफ थे। और देखिए वो उनकी खिलाफत वो इसलिए नहीं थी कि वो, मतलब वो इसलिए इससे खिलाफ हैं कि वो प्यार नहीं करते पोएट्री से, भविष्य चाहते होंगे। एक्चुअली मेरी फिक्र थी उनको कि क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है वहां इतना पैसा उसमें नहीं है और ये दुनिया उन्होंने कभी देखी नहीं, तो वो इससे नाशना थे। तो उनको यही लगता होगा शायद, अब मुझे पता चलता है, इस चीज का एहसास होता है कि वो मेरे लिए चिंतित थे और उन्होंने उसका अपोज करना शुरू किया और वो कहा कि तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो, तुम कुछ जो है पढ़ाई आगे कंटिन्यू करो, कंप्लीट करो, या कुछ और काम करो, या तो खेती करो, कराओ। तो ये था, तो वहां एक जो है एक लड़ाई लड़नी पड़ी मुझे उनके साथ, और उसमें मेरा साथ आपकी दादी ने दिया। जी हाँ, मेरी दादी, मैं ये कई बार बोल चुका हूँ, मेरी दादी ने मेरा साथ दिया और उन्होंने अब्बा को कन्विंस किया, किसी तरह अब्बा मान गए। और फिर वो दिन है और आज का दिन है। मेरे अब्बा ने, देखिए ऐसे तो बहुत नाज करते होंगे आप, हर माँ बाप अपने औलाद के लिए वो सब करते हैं जिसका औलाद तसव्वुर भी नहीं कर सकती, सोच भी नहीं सकती, इतना कुछ करते हैं औलाद के लिए। तो मेरे माँ बाप ने कोई अलग से नहीं किया, लेकिन चूंकि वो मेरे माँ बाप है, ये बात मैं ही बता सकता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज तक उनका इतना सपोर्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर उन्होंने कभी मुड़ के देखा नहीं और कभी कोई सवाल नहीं किया, फिर वो एक तरफा सपोर्ट करते रहे। तो ये हर माँ बाप को ये करते हैं और करना चाहिए। जी। संजय लीला भंसाली से कैसे आपकी मुलाकात हुई? संजय लीला भंसाली जी से 2007 में मेरी मुलाकात हुई थी। उन दिनों सांवरिया उनकी बन रही थी और मुझे इस्माइल दरबार जी ने उनसे मिलवाया था और उनको मेरी राइटिंग काफी पसंद आई थी। और उसके बाद किन्हीं वजहों से मैं फिर सांवरिया नहीं कर पाया। उसके बाद फिर संजय जी ने मुझे 2009 में मुझे उन्होंने बुलाया और गुजारिश फिल्म के लिए 2010 में वो रिलीज हुई और वो हमारी पहली फिल्म थी। साथ में वो फुल फ्लेज एज ए कंपोजर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मेरी उनके साथ पहली फिल्म थी। तो वहां से एक एसोसिएशन जो है वो बना और उनको लगा कि मैं शायद अच्छा काम कर सकता हूँ। और मैं उन्हें यहाँ फिर थैंक यू करना चाहूंगा संजय जी को कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उन्होंने हमेशा ब्रेक के ऊपर ब्रेक और वो आज तक देते चले जा रहे हैं। कुड़ियों का है जमाना, ये आपकी पहली फिल्म थी ना? जी हाँ। ये कैसे मिली, मतलब कैसे पहचान हुई? क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि जब आप मुंबई आए तो लगभग 1-1.5 साल का समय था जब आप भटक रहे थे कि कहाँ से कोई सिरा मिले, कोई मिले जिससे कि आप कहीं जुड़ सके फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से। जी, मैं जब यहाँ आया था तो वो 2002 था, उसका एंड चल रहा था, 3 शुरू हो रहा था। तो 1 साल तो वैसे ही निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला कि फिल्म इंडस्ट्री कहाँ होती है, क्योंकि मुझे ट्रेन ने बॉम्बे सेंटर छोड़ा और मैं वहीं आसपास में रुक गया। और मुझे तो ये लगा था कि जैसे ट्रेन से उतरूंगा तो पूरा बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री है। अच्छा। हाँ जी, मैं तो कभी आया नहीं था और कोई यार दोस्त रिश्तेदार कोई यहाँ पे था नहीं, तो यही था कि हर आदमी बॉम्बे का फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ होगा। तो जब मैं उतरा, यकीन करें आप, तो ऐसा लग रहा था कि बस ये आदमी फिल्म वाला है ये। लेकिन मुझे वहां पता चला, अकेले आए? जी हाँ, मैं वहीं रुक गया आसपास, तो मुझे पता चला कि भाई ये तो फिल्म इंडस्ट्री है ही नहीं यहाँ। तो फिल्म इंडस्ट्री ढूंढने में महीनों लग गए कि भाई ये तो अंधेरी में आजकल है जगह एक, वहाँ ये ऑफिसेज हैं, जुहू पे हैं अंधेरी में। तो वो मुझे 1-1.5 साल तो इसी में निकल गया। और फिर चूंकि पैसे मेरे घर से आते थे, अब्बा भेजते थे पैसे, दादी ने भी कुछ पैसे दिए थे चलते? जी हाँ, वो चलते वक्त दिए थे, लेकिन अब्बा देते रहे जी। तो अब फिर ये हुआ कि इंडस्ट्री तो खैर मुझे मिल गई लेकिन काम नहीं मिला। तो सबसे पहले तो मैंने वो पैसे मंगाने बंद किए, क्योंकि मुझे लगता था वो मुझे कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। मतलब वो जो मुझे मेहनत करनी चाहिए वो मैं कर नहीं पा रहा। मैं थोड़ा सा लेजी, क्योंकि पैसे तो आ ही रहे। मेरे दिमाग में ये है कि खाने पीने की टेंशन नहीं है, रहने की टेंशन नहीं है, बाकी अगर कभी वापस जाना पड़ा तो घर भी है। तो ये मैंने कहा इसको मैं निकालूं पहले दिमाग से कि नहीं, अब कहीं जाना नहीं है,
अब यही है, जो भी है यही करना है। तो मैंने झूठ बोला बस है कि जी मुझे काम मिल गया है, आप पैसे ना भेजें। तो वो पैसे उन्होंने फिर भी भेजे, वो फिर मैंने वापस वो पैसे चले गए। तो यहाँ से एक सिलसिला मैंने ये बंद किया, फिर मुश्किलात शुरू हुई। जाहिर सी बात है, पैसा नहीं है तो मुश्किल तो होंगी। टेलीविजन के लिए भी खैर जी हाँ, अच्छे लोग, मैं वही बता रहा था, अच्छे लोग मिलते चले गए। और फिर मुझे 1 साल के बाद, तकरीबन 1-1.5 साल के बाद टीवी लिखने का काम मिला, डायलॉग लिखने का, जो मैं लिखता ही नहीं था। और मुझे वो एक नया क्राफ्ट पता चला, मैंने उसमें कोशिश की, वो सीखा। और फिर मैंने 2005 तक मैं करता रहा। 2005 में मुझे पहली फिल्म मिल गई, कुड़ियों का है जमाना। वो भी कैसे मिली, जैसा आपने पूछा, एक राइटर थे, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, इम्तियाज पटेल साहब, मैं उनको असिस्ट करता था उनके साथ। तो मैं बीच बीच में मैंने कई लोगों को असिस्ट भी किया है काम सीखने के लिए। और मुझे इंडिपेंडेंट सीरियल भी मिल गए थे, मैं लिख भी रहा था, टीवी राइटिंग कर रहा था, तो पैसे की अर्निंग शुरू हो गई थी। तो वहां मुझे एक इस्माइल दरबार के भाई थे, कजन, इकबाल दरबार और यासीन दरबार, तो वो मिले। उनकी भी पहली फिल्म थी कुड़ियों का जमाना, तो वो कर रहे थे, मैंने वो की। और उसी के थ्रू मुझे इस्माइल भाई मिले, और इस्माइल भाई के थ्रू फिर संजय लीला भंसाली, जैसे कड़ी से कड़ी बनती चली गई और आज फिर यहाँ तक। जी, संजय लीला भंसाली के साथ एक अच्छा रैपो बन गया आपका, क्योंकि आपने उनके और भी फिल्मों में गीत लिखे और ये सारे गीत बहुत पसंद किए गए। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हम पद्मावत का एक गीत सुनवा दें अपने श्रोताओं। जी हाँ, बिल्कुल। उसके पीछे की कहानी भी मैं जानना चाहूंगी कि पीरियड फिल्मों के लिए गीत लिखना। देखिए, उसमें एक फिल्म, उसमें गाने तो उसके सारे बहुत अच्छे थे, सारे गाने उसके हिट हुए। और वो घूमर गाना बहुत हिट हुआ। जैसे घूमर की अगर हम बात करें तो वो एक ट्रेडिशनल स्टाइल का गाना है, और उसमें वो घूमर वर्ड भी हमने वहीं से लिया है। और उस गाने में भी आप देखें, मैंने कोशिश की कि उसमें शायरी ही हो, पोएट्री ही हो, उसमें भी थारे मारे के अलावा कहीं उसमें दूसरा वर्ड जो है वो राजस्थानी नहीं है, चूंकि मुझे राजस्थानी इतनी आती भी नहीं है। तो खैर वो संजय जी ने, मैं उनको फिर थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने उस गाने को, उस पोएट्री को एक्सेप्ट किया। और वो गाना मुझे लगा नहीं था कि वो इस कदर जो है पॉपुलर होगा। और चूंकि संजय जी गाना पिक्चराइज बहुत कमाल करते हैं, इंडस्ट्री में उनसे अच्छा गाना पिक्चराइज कोई नहीं करता है, तो वो गाना इतना अच्छा उन्होंने पिक्चराइज किया और कुल मिला के वो गाना सुपर डुपर हिट हुआ। और यहाँ तक कि वो बास्केटबॉल का अमेरिका में कोई बड़ा एक टूर्नामेंट होता है, तो उसके फाइनल में वो गाना अंग्रेजों ने वहां प्ले किया और वो बजा। तो मतलब इससे बढ़ के और क्या हो सकता है कि हमारा ट्रेडिशनल, हमारा कल्चर, हमारी जबान वो वहां जाके उस पर परफॉर्म किया गया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है। तो हम यहाँ पर ये गीत सुन लेते हैं, फिल्म पद्मावत का घूमर। घूमर घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमर
पीरियड फिल्में जो होती हैं, इस तरह के गाने भी थोड़े अलग होते हैं, तो क्या लिखने में कोई परेशानी होती है या सहजता से इनको भी लिखा जा सकता है, क्योंकि एक खास पीरियड में आपको जाना होता है, मेरे ख्याल से उस तरह से सोचना होता होगा। जी हाँ, इसमें थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है ऑब्वियसली, और फिर भी कहीं ना कहीं ये ध्यान रखा जाता है कि उसमें, क्योंकि हम आज वो चीज परोस रहे हैं, तो उसमें आज का भी कुछ थोड़ा सा रहना चाहिए। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है एज ए शायर कि जो भी मेरी उम्र है वो तो है ही, लेकिन उसमें जो अंदर रूह है वो कहीं 200-300 साल पुरानी है। ये संजय जी भी कहते हैं कभी कभी। तो मुझे लिखने में वो ज्यादा आसानी रहती है और बहुत मुश्किलात नहीं आती। हाँ, जो पर्टिकुलर उस टाइम की हम बात कर रहे होते हैं, जो उस टाइम के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी जब हम बात करते हैं, तो उस पर थोड़ा सा रिसर्च जरूर करना पड़ता है। बाकी शायरी में करता ही हूँ, तो वो उस टाइप का लिखने में कोई बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं होती है। फिल्मों के लिए गीत लिखना तुराज साहब और शायरी मुशायरों में पढ़ना, लाइव ऑडियंस के सामने में अच्छे गीत भी जो हैं, अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो वो गीत भी कई बार खो जाता है, बहुत सुंदर गीत होते हैं, लेकिन जब मुशायरे में आप शायरी पढ़ी जाती है, गजलें पढ़ी जाती है, तो लोगों के, ऑडियंस के वाहवाही से बहुत एक अलग किस्म की ऊर्जा मिलती है। आपको लगता है आपका रिजल्ट तुरंत सामने आ गया, तो आपको क्या ज्यादा ताकत देती है या क्या आपको मजा आता है, फिल्मों में गीत लिखना और इंतजार करना कि लोगों का रिएक्शन कैसा होता है, या मुशायरों में जब आप गजलें पढ़ रहे होते हैं? दोनों जगह के अपने अलग कमाल हैं, मजे हैं। जैसे जब हम मुशायरे में पढ़ते हैं तो वहाँ एक तो ये आजादी रहती है और आसान है वो, मेरे ख्याल से इस एंगल से कि वहाँ अपने अपनी मर्जी से जो लिखा आपने वो पढ़ा, और उस पे आ और वाह और ना भी कभी कभी वो सामने से मिल जाती है, और अक्सर आ वाही लोग देते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सामने सामने आपको रिजल्ट मिल गया इमीडिएट। और गानों का एक क्या है कि यहाँ पे, अच्छा, वहां पे जब आप मुशायरा पढ़ रहे होते हैं तो जो लोग वहां बैठे हुए हैं उन्हीं तक आप पहुंच रहे हैं, तो उसका एक थोड़ी सी बंदिशें भी हैं। और गानों में क्या है कि जब आप गाने लिखते हैं और गाना हिट होता है तो वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। हाँ, बस एक ये नुकसान होता है कि किसने आपको आह दी और किसने वाह दी वो आपको पता नहीं चलता, वो बाद में जब कोई लोग मिलते हैं तो पता चलता है। तो एक ये है, लेकिन यहाँ पे फेम ज्यादा है और यहाँ पे अर्निंग भी बहुत ज्यादा है, तो इसका एक अपना अलग मजा है और उसका एक अपना अलग मजा है। लेकिन गीतकारी, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि गजल लिखने से ज्यादा मुश्किल गीतकारी है। गजल के अपने पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन वो सीखे जा सकते हैं, वो आप सीख लेते हैं। और आपने एक गजल पढ़ी, लिख दी आपने एक गजल, वो आप 1 साल तक 2 साल तक पढ़ते रहते हैं। गानों में बड़ा मुश्किल है, एक तो धुन का अपना मीटर है, उसमें लिखना है आपको, धुन का फिर एक साउंड है, फिर सिचुएशन है, फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की ईगो भी कभी कभी आपको स्पेसिफाई करनी होती है कि भाई ये लफ्ज मुझे पसंद नहीं है, होता है सबका अपना अपना पर्सनल, तो ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए, अच्छा, गाना आपने जो लाइन लिख दी वो आप दोबारा किसी गाने में उसको यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल, ये एक मुश्किल आती है, ये भी कि हर बार आपको नया लिखना है, तो ये एक है दोनों का। एक गीत सुनते हुए आगे बढ़े, कौन सा? जी, यहाँ पे मैं पद्मावत का ही मेरा गाना जो मुझे बेहद पसंद है, बिनते दिल, जिससे मुझे काफी एक अलग एप्रिसिएशन मिला और लोगों ने बड़ा सराहा, उसको बड़ा प्यार किया, तो वो गाना हम यहाँ सुनना चाहिए। चलिए सुनते हैं बिनते दिल, बहुत ही खूबसूरत गीत है ये। शबाब खिदमत आली जनाब, पेश है कुल्लू शबाब खिदमत आली जनाब। आतिश क़दादाओं से, आतिश क़दादाओं से जल उठेगा आपके दीदाए तर का हिजाब। बिनते दिल
कुल शबाब खिदमत आली जनाब, पेश है कुल शबाब खिदमत आली जनाब। आतिश कदादाओं से, आतिश कदादाओं से जल उठेगा आपके दीदाए तर का हिजाब। बिन्त दिल मिसरिया में, बिन्त दिल मिसरिया में, बिन्त दिल मिसरिया में, बिन्त दिल मिसरिया में। श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है जाने माने नगमा निगार, शायर और स्क्रिप्ट राइटर A.M. तुराज। हमारी बातचीत उनसे हो रही है। तुराज साहब, आपको क्या लगता है कि गानों का कितना रोल होता है किसी फिल्म को हिट कराने में, सफल बनाने में? देखिए, क्योंकि म्यूजिक एल्बम्स पहले रिलीज हो जाते हैं और गाने। मैं वही, ये बहुत अच्छी बात हम यहाँ करेंगे कि देखिए, वैसे तो देखा जाए तो फिल्म एक बड़ा पार्ट है और गाने फिल्म के लिए होते हैं, फिल्म गानों के लिए नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, गानों का बड़ा हाथ अब इसलिए है, इसलिए गाने पहले रिलीज किए जाते हैं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 140-50 करोड़ लोग रहते हैं और यहाँ पे फिल्में मिला के टोटल 2-4 करोड़ लोग ज्यादा फिल्में देखते हैं और हमारी फिल्म के हिस्से में 1 करोड़ लोग अगर आ जाएं, यानी 1 करोड़ लोग अगर हमारी फिल्म देख लें तो उस फिल्म का बिजनेस आज के टिकट के हिसाब से 400 करोड़ रुपए हो जाएगा, और जो अमूमन होता नहीं है, बहुत कम फिल्मों का होता है। तो इसका मतलब हमारी फिल्म के हिस्से में 1 करोड़ लोग भी नहीं आते। लेकिन यही अगर हम बात करें म्यूजिक की, गाने की, तो इसी हिंदुस्तान में तकरीबन 50-60 करोड़ लोग म्यूजिक सुनते हैं, गाने सुनते हैं। इतना बड़ा मार्केट है फिल्म का। तो इसलिए गाने जो है वो पहले रिलीज किए जाते हैं ताकि फिल्म जो है वो गानों के जरिए या गानों के कंधों पे रख के हम लोगों तक पहुंचा सकें कि भाई अच्छा, ये गाना आया है, ये इतना अच्छा गाना, कमाल का, ये कौन सी फिल्म का है, ये कौन सी फिल्म आ रही है, किस एक्टर की आ रही है। तो इसलिए गाने जो हैं वो बहुत बड़ी चीज है। और यहां पे एक बात और कहना चाहूंगा कि विडंबना ये है कि गानों के साथ फिल्मों में नाइंसाफी है, क्योंकि गाने इतना बड़ा पार्ट है और उनको बहुत छोटा समझा जाता है। बिल्कुल, बहुत ध्यान नहीं दिया जाता। डायरेक्टर मतलब और प्रोड्यूसर, हाँ अच्छा वो ये कर लो, बस वो कंपोजर से ही जो है वो गाना धुन सुन के किसके लिरिक्स आप लिखवा लो, तो उस पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेरे ख्याल से उस पे ध्यान देने की जरूरत है ताकि फिल्म को और अच्छा बूस्ट मिल सके और फिल्म बहुत आगे बढ़ सके। और दूसरा एक बात मैं यहाँ फिल्म मेकर्स से ये भी कहना चाहूंगा कि ऑडियंस की गलती नहीं है। ऑडियंस जो आप उसको देते हैं वो सुनती है, वो देखती है, वो कभी आपके घर पे आती नहीं है ये कहने के आप ये क्या बना रहे हो, क्या नहीं बना रहे हैं। ये जिम्मेदारी आपकी है। तो मेकर्स और डायरेक्टर्स जो भी यहाँ पब्लिशर्स और मेकर्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो बहुत अच्छे गाने लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं खराब गाने ही सुनेंगे, खराब पोएट्री ही लोग सुनेंगे, नहीं, लोगों को समझ नहीं है। बड़ी आसानी से मेकर्स बोल देते हैं कि नहीं और कौन सुनता है शायरी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सुनने वाले सुनते हैं। पूरा हिंदुस्तान तो आपकी फिल्म भी नहीं देखता, तो पूरा हिंदुस्तान गाने कैसे सुनेगा? तो जितने लोग गाने सुनने वाले हैं, और आप यकीन करके अच्छे गाने बनाइए तो सही, अच्छी फिल्म बनाइए तो सही, उसकी ऑडियंस है, वो खुद आपको ढूंढ लेगी, आपके गाने को ढूंढ लेगी जो उस तरह की सुनने वाली है। हर तरह की ऑडियंस होती है। बहुत से लोग रैप सुनते हैं, बहुत से लोग कव्वाली सुनते हैं, बहुत से लोग गजल सुनते हैं, बहुत से लोग कुछ अजीब तरह के गाने सुनते हैं। तो हर तरह की ऑडियंस है, आपको डरना क्यों है? आप सबको अपनी चीज सुनाना क्यों चाहते हैं? सब तो सुन ही नहीं सकते। ये सिस्टम ही नहीं है इस दुनिया का, ये कहीं भी नहीं होता है, सिर्फ यहां नहीं, कहीं भी नहीं। और किसी भी फील्ड में अलग अलग हर चीज लोग यूज करते हैं, अलग अलग हर चीज लोग सुनते हैं, अलग अलग फिल्में लोग देखते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर अंग्रेजी फिल्में यहां क्यों चल रही होती? बिल्कुल, है ना? और हमारी फिल्में वहां क्यों चल रही होती? तो हर जगह हर तरह की ऑडियंस है। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोशिश की जाए हमेशा कि अच्छी से अच्छी चीज परोसी जाए, क्योंकि फिल्में जो हैं, फिल्में समाज का आईना होती हैं। बिजनेस तो ये है ही, और ये आर्ट भी है। पहले दिन से फिल्म जो है बिजनेस नहीं होती, उसको पहले दिन से बिजनेस नहीं समझना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। उसको बनने तक तो कम से कम आर्ट रहने दो। बिल्कुल, कई ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं कि गाने सुपर हिट हो गए, गानों को बहुत पसंद किया गया, लेकिन फिल्में नहीं चली। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हमारे। जी हाँ, बिल्कुल, यही जैसा हमने बताया कि गानों की एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, तो वो ऑडियंस शायद फिल्में नहीं देखती होगी मेरे हिसाब से। अगर वो नहीं देखती, वो फिल्में उतनी अच्छी नहीं बनी, ये भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिल्में देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूं
कि जो गानों का क्रिएशन है या फिल्मों का क्रिएशन जो है वो दो लोग गाने में अहम होते हैं। ऐसे तो 350 लोग तकरीबन फिल्म से जुड़े होते हैं, 200 300 350 लोग, वो सब अहम होते हैं, सबका अपना अपना रोल है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना अपना रोल निभा रहे होते हैं। लेकिन जो क्रिएटर होते हैं, जो फिल्म के दो क्रिएटर होते हैं मेन, जो फिल्म को क्रिएट करते हैं, एक राइटर और एक डायरेक्टर। जो विजुअल्स क्रिएट करता है डायरेक्टर वो है, और एक राइटर जो कहानी और सिचुएशंस और डायलॉग्स और बाकी चीजें क्रिएट करता है। ये दो ही क्रिएटर होते हैं, बाकी लोग सब उसमें अपना अपना काम कर रहे होते हैं, उसी क्रिएशन के में रह के, उसी के, चाहे वो एक्टर हो चाहे कोई भी हो। और ऐसे ही गाने में दो लोग, एक कंपोजर म्यूजिक डायरेक्टर जो उसकी धुन बनाता है, और एक राइटर। तो जब तक इन दो लोगों को वो रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो ये डिजर्व करते हैं, तब तक अच्छा क्रिएशन मुमकिन नहीं है। एक अच्छी स्क्रिप्ट पे खराब फिल्म बन सकती है, लेकिन एक खराब स्क्रिप्ट पे अच्छी फिल्म कभी बन ही नहीं सकती। बिल्कुल सही। और हमारे यहां तो ये भी हो रहा है आजकल, लगे हाथ यहां हम बात करते चलें कि हमारे जो एक्टर्स हैं, कहीं उनका भी इसमें हाथ है उसको ये बनाने में, और हमारे देखने वाले भी, सुनने वाले भी ये डिसाइड कर लेते हैं, और वो एक्टर भी यही बताते हैं कि ये फिल्म उनकी हो जाती है। जैसे ही बनी फिल्म उनकी हो गई, जैसे ही गाना बना गाना उनका हो गया, जबकि उनका उसमें सिर्फ एक्ट है और कुछ है ही नहीं। जितना क्रेडिट दिया जाना चाहिए एक लिरिसिस्ट को या एक डायरेक्टर को, उतना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलता। वो मिलना चाहिए, क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अगर डायरेक्टर और राइटर की डिसरिस्पेक्ट होगी या उसे वो मकाम, वो इज्जत नहीं मिलेगी, तो क्या होता है ना कि जो आर्ट है वो टोटल एक कॉन्फिडेंस का नाम है। आर्ट एक कॉन्फिडेंस है, तो जितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा आप उतना अच्छा क्रिएट करेंगे। तो अगर ये राइटर डायरेक्टर या राइटर कंपोजर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ये एक बेहतरीन गाना क्रिएट करेंगे, एक बेहतरीन स्क्रिप्ट जो है क्रिएट करेंगे, और वो कहीं ना कहीं हीरो के लिए ही बहुत अच्छा होगा, है ना। आज देखो आप औंधे मुंह फिल्में गिर रही हैं, ये क्यों गिर रही हैं? क्योंकि जो क्रिएटर्स हैं उनको वो रेस्पेक्ट और वो चीजें नहीं मिल रही जो वो डिजर्व करते हैं, जो उनको मिलनी चाहिए। सारी चीजें जो है वो एक ही आदमी लेके चला जा रहा है, तो इसीलिए फिल्में औंधे मुंह गिर रही हैं। तो मेरी यही गुजारिश है, और एक्टर का उसमें बड़प्पन होगा, और कि उसकी फिल्म, सोचिए जब एक बेहतर क्रिएशन होगा तो उसकी फिल्म कहां से कहां जाएगी, उसका कद कितना बढ़ेगा, तो ये उसको पहल करनी चाहिए। बिल्कुल। हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे, एक गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। कौन सा गीत? जी, यहाँ पे एक गाना मेरा था बाजीराव मस्तानी में, आयत की तरह। बहुत सुंदर गीत है। इसके पीछे भी कोई कहानी होगी? इसके पीछे की कहानी तो यही है, हालांकि बहुत पुरानी कहानी हो गई वो, कि ये गाना मेरा पहले लिखा हुआ है एक तो, और दूसरा ये गाना पूरा पिक्चराइज नहीं किया गया था, 2 ही लाइन इसकी पिक्चराइज की गई थी फिल्म में। और फिर इस गाने की अपनी इंडिविजुअल, जो संजय लीला भंसाली ने इसे कंपोज किया था, इतना कमाल कंपोज किया, और जितना उतना कमाल गाया, और मैंने तो जैसा भी लिखा है वो ठीक है, मैं अपनी बात नहीं करूंगा। तो वो उस गाने की बहुत सुंदर लिखा है आपने, अरिजीत जी ने भी गाया बहुत सुंदर इसको, लेकिन शब्द। तो बस इसकी सबसे बड़ी कहानी यही है कि इस गाने की इतनी पावर थी अपने आप में, कि इसने अपने पैरों पे चल के, क्योंकि पिक्चराइज नहीं किया गया था फिल्म के अंदर, इसने अपने पैरों पे चल के अपनी जगह बनाई, और फिर बाद में इसे फुटेज इस पे डाला गया, और इस गाने को फिर रिलीज किया गया, और ये गाना अपने आप में एक अलग इसने पहचान बनाई। तो ये एक कहानी। ये गीत सुनते हैं फिल्म बाजीराव मस्तानी से। तू
कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। ये तेरी और मेरी मोहब्बत हयात है, हर लम्हा इसमें जीना मुकद्दर की बात है। कहती है इश्क दुनिया जिसे, कहती है इश्क दुनिया जिसे, मेरी जाने मन इस एक लफ्ज में ही छुपी कायनात है। मेरे दिल की राहतों का तू जरिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कई दिन बन गई है। तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है, इबादत की तरह। तुझे याद कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। श्रोताओं, इस समय हम बातचीत कर रहे हैं जाने माने नगमा निगार, शायर और स्क्रिप्ट राइटर A.M. तुरास से विद भारती के स्टूडियो में। और गुजारिश की बात करना चाहती हूँ मैं। गुजारिश जो फिल्म थी ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की, जी, जी। उसमें भी आपके गीत थे, तो वो एक अलग किस्म की फिल्म थी, आपने तो देखी होगी। यहाँ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि फिल्मों का शौक है आपको, क्योंकि फिल्मों के लिए गीत लिखते हैं, शेरो शायरी का शौक था, पढ़ते थे, लिखते थे, तो फिल्मों से कितना लगाव था आपका जब आप शेरो शायरी की तरफ राग़िब हो रहे थे? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। पता नहीं क्यों बचपन से मैं बहुत फिल्में देखता था, और हमारे घर में टेलीविजन नहीं था, तो हमारे मोहल्ले में एक टेलीविजन था, और वो जो उनका घर था वो बिल्कुल रास्ते के किनारे पे था जहां से हमारा रास्ता था। तो आप यकीन करें, मैं उनके घर में जाके टीवी देखता था, और मैं ऊपर नहीं बैठता था, किसी कुर्सी पे या किसी चारपाई पे नहीं बैठता था, मैं नीचे जमीन पे बैठता था। वो बड़ा उससे वो होते, नहीं आप ऊपर बैठे। मैंने कहा नहीं, यहाँ से उनके कमरे से एक विंडो थी जो रास्ते की तरफ दिखता था उसमें, तो मैंने कहा यहाँ से कोई घर वाला गुजरेगा और वो देख लेगा तो मुझे डांट पड़ेगी, तो इसलिए मैं नीचे जमीन पे बैठ के देखता था। तो इतना शौक था, और जब मैं पढ़ रहा था, जहां मेरा स्कूल था, मैं वहां से भी चोरी चोरी फिल्में देखा करता था, क्योंकि फिल्में देखना अलाउ नहीं था। और शुरू से लगाव रहा। मैंने अपना स्कूल भी, मैंने अपने पीरियड्स भी छोड़े हैं कभी कभी, और उसके अलावा भी मतलब जब छुट्टी होती थी, जिस दिन कभी छुट्टी है तो मैं तो भी बोल के घर से आता था कि आज स्कूल है, और उसके बाद में फिर डांट भी पड़ती थी। तो मैं फिल्में देखता था, और बचपन से मुझे बहुत शौक रहा फिल्में देखना। शायद वो इसीलिए था कि मुझे यहाँ फिल्मों में आना था। गुजारिश की बात कर रही थी मैं, ये आपने संजय लीला भंसाली की पहली फिल्म थी जो आपने की। जी हाँ, जी हाँ। और अलग किस्म की फिल्म थी, बहुत सेंसिटिव, बहुत इंटेंस फिल्म थी। तो उसके लिए जो गीत लिखा आपने, वो मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई? जी देखिए, मेरे लिए वो फिल्म इसलिए भी अहम थी कि संजय जी के साथ, इतने बड़े मेकर के साथ ये मेरी पहली फिल्म थी, और संजय जी खुद एज ए कंपोजर फुल फ्लैश जो है वो इसमें आ रहे थे, तो उसलिए भी एक अहम फिल्म थी मेरे लिए। और उसमें क्या था कि एक अलग तरह की पोएट्री करने का जो मेरा स्टाइल था, मुझे वो मौका मिला, और वो पोएट्री थी, और मेरी पहली लिखी हुई पोएट्री थी वो, और लोगों ने बड़ी अप्रिशिएट की वो, और मुझे उस फिल्म से एक अलग मकाम मिला फिल्म इंडस्ट्री में, मुझे बड़ा अप्रिशिएशन मिला और बहुत सारे काम मिले। और वो पोएट्री थी कि तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता हूँ।
तो सुन ले ये गीत जी हाँ, गुजारिश का। आइए सुनते हैं ये गीत A.M. तुरार साहब का लिखा हुआ फिल्म गुजारिश से। कि तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता हो। कि तेरा 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 जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता। शोलों की तरह खुशबू दहकता हूँ, बहकता हूँ, महकता हूँ। कि तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता। तेरी फिक्र है या फक्र है, तेरी फिक्र है या फक्र है, जब जब करता हूँ मैं चलता हूँ, उछलता हूँ, फिसलता पागल की तरह मस्तियों में टहलता हूँ, उछलता हूँ, फिसलता। कि तेरा जिक्र है, जिक्र है, इत्र है, इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता।
बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे शायर और गीतकार एएम तुराज से ये फिल्मी गपशप। आपसे बातचीत की राजश्री त्रिवेदी ने। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। इसका दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले सप्ताह। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे मंगेश सांगले। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज।